अच्छा जी, डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग जो है उस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है कि सिस्टम इंजीनियरिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का क्या रोल है। ठीक है जी। उससे पहले थोड़ा सा एक आपको आइडिया होना चाहिए स्टेबल और वोलाटाइल रिक्वायरमेंट्स का। स्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि आमतौर पे चेंज कम हो या जिसमें तगैयर या वेरिएबिलिटी कम होती है, और वोलाटाइल होती है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है चीज़। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो सारी चेंज नहीं होती या सारी फिक्स नहीं रहती। ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी नेचर क्या है। Requirements changes occur while the requirements are being elicited, analyzed and validated and after the system has gone into service. जब रिक्वायरमेंट्स आप लेते हैं, गैदर करते हैं, उनको रिव्यू एनालाइज करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, या जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर जो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स की बना पे चेंज होती हैं। सम रिक्वायरमेंट्स आर मोर स्टेबल वाइल अदर्स में बी मोर सब्जेक्ट टू चेंज देन अदर्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं नेचर के हिसाब से जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, और कुछ जो हैं वो स्टेबल रहती हैं। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न्ड विद द एसेंस ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन डोमेन। जो डोमेन है किसी भी सिस्टम की, जो हमने बार बार डिस्कस किया कि आमतौर पे सिस्टम, हर जो सिस्टम है उसका वर्किंग का एक अपना तरीका है। कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का वर्किंग जो है, इंटरनल वर्किंग वो और तरीके से होती है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और तरीके से काम करता है। दोनों है तो मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन दोनों की डोमेन जो है वो डिफरेंट है। वो पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिसिन, ऑपरेशंस, टेस्ट, इन चीज़ों के साथ डील करती है। जबकि लाइब्रेरी जो है वो बुक्स की इशुएंस, बुक्स का स्टॉक, उसका फाइन, उसके स्टूडेंट्स या उसके कस्टमर की रजिस्ट्रेशन, ये कुछ और तरीके से काम करती है। तो जो तो डोमेन के रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो स्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि डोमेन से हट के कुछ बाद औक़ात ऐसी सिस्टम के रेलिवेंट हो सकती हैं, या एनवायरनमेंट के रेलिवेंट, के जिस एनवायरनमेंट में उसने रन होना है उसके रेलिवेंट होंगी, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वोलाटाइल कहलाएंगी या वो चेंज हो सकती हैं। Volatile requirements are specific to the instantiation of the system in a particular environment and for a particular customer. कुछ जो है मिसाल के तौर पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जो कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकती हैं। कि मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बना कर रख लिया, वो आपने किसी एक क्लाइंट के लिए बनाया, लेकिन जब वो वही सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरे क्लाइंट को देने लगेंगे तो हो सकता है वो माइनर सी मॉडिफिकेशंस कराए। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से करा सकता है या अपनी जो जरूरियात हैं वो उसके मुताबिक उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। तो लेकिन जो बेसिक जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो डोमेन की हैं, कि बुक्स हैं या जो मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल, वो कैसे खरीदना है, उसको कैसे स्टॉक में डालना है, डाल के कैसे इशू करना है या फाइन करना है, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डोमेन की वो सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होती, वो स्टेबल होंगी। जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो वोलाटाइल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सिस्टम क्या होता है जी? कोई क्विकली बताएगा कि सिस्टम किसको कहते हैं कंप्यूटर साइंसेज में? एक तो सिस्टम सर हम इन्वायरमेंट एक तो सिस्टम हम जिसको कहते हैं, जब ये सिस्टम पीसी, लैपटॉप, इसको भी सिस्टम कहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के सेंस में। तो सॉफ्टवेयर के सेंस में इसका इन्वायरमेंट होगा ना सिस्टम। एनवायरनमेंट को सिस्टम कहते हैं। कोई और बंदा? सिस्टम क्या होता है, या सॉफ्टवेयर और सिस्टम में क्या फर्क है, कोई बताएगा? सर सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली होता है वो सिस्टम में काम कर रहा होता है। जैसा हमारे जैसा एंड्रॉइड्स होते हैं, विंडोज है, इस पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपस में मिलके कंबाइन करके एक साथ काम कर सकते हैं, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। तो सर इस वजह से इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम से क्या मुराद है भला आपकी? सर सिस्टम वही होगा ना जिसपे सॉफ्टवेयर आपका रन करेगा, जो आपको प्रोवाइड करेगा जो आपकी नीड्स हैं, तो आपको दिखाएगा, जो आपके लिए वर्क करेगा, जिसके ऊपर आपकी आप काम मशीन, कर रहे हो। लैपटॉप, पीसी? सर ये सिस्टम्स ही है ना एक तरह से। हाँ, लेकिन
मैंने अभी कहा कि सर विंडोज की बात कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और डोस और ये सब उबंटू। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये सारे। हाँ, मैं ये अभी मैंने कहा कि एक तो सिस्टम हम नॉर्मली जो लैंग्वेज डेली लाइफ में कहते हैं वो अपने पीसी को, लैपटॉप को, इसको सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि यार यस। मेरा सिस्टम बड़ा अच्छा है, या मेरा सिस्टम बड़ा, फॉर एग्जाम्पल उसकी सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है मेरा। ठीक है, लेकिन यस सर, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर के सेंस में सिस्टम जो है वो कुछ और मानी रखता है, या उसकी डेफिनेशन कदरे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर तो होगा जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट यस सर। मॉड्यूल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक हो गया, लेकिन वो तो है बिल्कुल। एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पार्ट। लेकिन हो ये सकता है कि समटाइम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करेगा, या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ मिलके इंटरेक्ट करके चलेगा। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, या किसी फैक्ट्री का एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसी फैक्ट्री का अगर हम अज्यूम करें, तो वो सिस्टम क्या है कि उसमें वो तो एक तो एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी उसमें शामिल होगा। इसके अलावा कोई हार्डवेयर अगर अटैच उसके साथ होने हैं, मिसाल के तौर पे जैसे है कोई कैमरा है, कोई स्कैनर है, कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है जिससे अटेंडेंस लेते हैं, ये तमाम चीज़ें मिल के पूरा एक सिस्टम बनेगा। हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम का एक पार्ट हो सकता है, या अ सिस्टम मे कंटेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम मे कंटेन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नंबर ऑफ अदर गैजेट्स और टूल्स। ठीक है जी, तो सिस्टम जो है वो कंप्लीट एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें मिलके काम करती हैं। ठीक हो गया जी। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग और इंटरलेटेड एंटिटीज। एक सिस्टम जो है वो आपस में इंटरेक्ट करने वाले जो करती हैं और आपस में उनका कोरिलेशन होता है, ऐसी एंटिटीज का एक ग्रुप है। अ सिस्टम सराउंडेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरनमेंट। जो सिस्टम है वो मिसाल के तौर पे जो भी एनवायरनमेंट है, जो डोमेन लॉजिक है, उसके हिसाब से बनता है और ऑपरेट होता है। सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है जी? अब system engineering is an interdisciplinary field of engineering and engineering management that focuses on how to design, integrate and manage complex systems over their life cycles. अब सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है कि एक कदर एक कम्प्लेक्स और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं और वर्किंग में लेके आते हैं। ठीक है, तो सिस्टम इंजीनियरिंग वो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हार्डवेयर को उसके साथ कंपैटिबल करते हैं, और एक कंप्लीट उसकी जो इंटरेक्शन है उनको उसको इनपुट से लेके आउटपुट तक मैनेज करने का जो प्रोसेस है, जो पूरा लाइफ साइकिल है, वो सिस्टम इंजीनियरिंग कहलाता है। The system engineering process involves the top-down development of a system's functional and physical requirements from a basic set of mission objective. अब सिस्टम इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के हवाले से इसको देखें या रिक्वायरमेंट प्रोसेस के हवाले से, तो आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, कैसे काम स्टार्ट होगा, उसके अंदर कौन सी डोमेन लॉजिक यूज होगी, कौन से हार्डवेयर, कौन से गैजेट्स, कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज होंगे, वो तमाम चीज़ें मिल के आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगी, ये तमाम काम जो है ये सिस्टम इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको डेफिनेटली जब आप एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो तब आप रिक्वायरमेंट कुछ और तरीके से गैदर करेंगे, लेकिन जब आप किसी सिस्टम के लिए मिसाल के तौर पे ऐसा सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं जिसमें हार्डवेयर का इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, या सॉफ्टवेयर ने किसी और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर इंटरेक्ट करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिक्वायरमेंट्स को लेकर चलना पड़ता है। तब सिस्टम थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनेगा, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा विजिलेंट होके या तवज्जो के साथ रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी पड़ेंगी या प्रोसेस करनी पड़ेंगी। इसकी एग्जांपल जो है सिस्टम इंजीनियर, जो सिस्टम हैं डेली लाइफ में, उनको हम रियल टाइम सिस्टम भी कहते हैं। किसी को आइडिया है कि रियल टाइम सिस्टम कौन सा होता है? ये अपने बेसिक्स जो हैं आईसीटी में शायद पढ़े हों ये टाइप्स। सीआर कुछ बोल सर रहे जो सर वो सिस्टम जो मतलब हर वक्त काम कर रहे होते हैं, लाइक सर माइंड में आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना। सर वो जो
बोलो। बोलो बोलो। सर रियल टाइम सिस्टम हमने आईसीटी में पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसा सिस्टम होता है जो रियल टाइम एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और उसमें जो डिलेज नहीं होते, मतलब एक के बाद फौरन एक आ जाता है यस सर, शायद, बफर टाइम नहीं होता इसमें। बफर नहीं होता इसमें, काइंड ऑफ। या जैसे अभी किसने बताया था कि वो ऐसे हैं जैसे इसने कहा था मुसलसल चलते रहते हैं, कुछ ऐसी भी बात की किसी ने। जी कंटिन्यूसली। सर, ये कि हाँ जी। ये भी ठीक है वैसे, उसका एस्पेक्ट या उसकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, मिसाल के तौर पे जो है ये पता नहीं क्या एग्जांपल है, जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जी इमरान। यस सर, बिल्कुल। यस सर, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है किसी भी हाँ, तरह का, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, आपके सामने है। लेकिन वो ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूसली वर्कआउट करता रहता है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे जैसे आप विंडो आपकी चल रही है, तो विंडो जब आप यस फॉर सर, एग्जांपल आपको ज़रूरत है तो आप चलाते हैं, जब आपको ज़रूरत है उसको बंद कर दें, ठीक है। साल भी आपको इस्तेमाल में की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आप ना करें, आप उसको बंद कर दें। लेकिन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो 24 घंटे और पूरा साल इसको ऑन रहना पड़ता है, क्योंकि इस सिस्टम की नेचर ऐसी है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि जो फ्लाइट्स हैं, जो जहाज हैं, वो मूव करते रहते हैं, कोई टेक ऑफ कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, कोई फिजा में ऊपर वेट कर रहा है अपने लैंड करने के लिए। तो ये ऐसा सिस्टम है जो 24 घंटे वर्क करता रहता है, कंटिन्यूसली ओपन रहता है। ये इसमें ब्रेक की गुंजाइश नहीं है कि जनाब ये नहीं है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इसको बंद कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई जो है जहाज एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर रहा, तो कम से कम आपकी जो फजाई हदूद है उसको तो कोई ना कोई जहाज इस्तेमाल कर रहा होगा। कि मिसाल के तौर पे पेरिस से मिसाल के तौर पे अगर जापान जा रही है कोई फ्लाइट और पाकिस्तान के ऊपर से उसने गुजर के जाना है मिसाल के तौर पे, तो फिर हमारी जो फजाई हदूद हैं वो उसमें इस्तेमाल हो रही होंगी, और तमाम जो मिसाल के तौर पे है एयर ट्रैफिक का जो एयर ट्रैफिक है वो नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए ये सिस्टम ऐसा है कि जो बंद नहीं होता। या इसके अलावा वेदर फोरकास्ट का सिस्टम है, आपको पता है कि जो 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ों को, कभी हवा का रुख, कभी हवा की स्पीड, कभी हवा में नमी का तनासब, कभी ह्यूमिडिटी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मसलसल गेज होती रहती हैं, और इसी की बना पे ही वेदर फोरकास्ट होती है। वेदर फोरकास्ट होता है या प्रिडिक्ट होता है कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में कैसा होगा। आपको भी पता है कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम के पीछे कोई नजूमी या कोई जादूगर तो नहीं बैठे हुए जो बताते हैं, वो इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जो कि प्रीवियस डेज का जो डेटा है उसके अंदर फीड होता है, और उसकी बिना पे वो प्रोजेक्ट करते हैं या अंदाजा लगाते हैं कि इस डाटा की बिना पे कल क्या होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल उधर अफगानिस्तान में अगर बारिशें हो रही हैं, तो वेदर फोरकास्ट ये बता सकता है कि अगर हवा का रुख अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ है तो कितनी देर बाद वो बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो वेदर फोरकास्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको बताते हैं कि मिसाल के तौर पे 2 दिन बाद बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू होने वाला है, ठीक है, या पंजाब में शुरू होने वाला है। तो बेसिकली वो प्रोजेक्शन होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती। नो डाउट कि अब वो इतने इंटेलिजेंट सिस्टम है कि उनकी जो प्रोडिक्शन है और नॉर्मली वो सच ही होती है, लेकिन ये क्योंकि जैसे फोरकास्ट, इसका नाम ही फोरकास्ट है, तो इसका मतलब अंदाजा क्या सर आई है, बेसिकली कंफर्म नहीं है ये चीजें। सर इसमें वो स्पीड वाला सिस्टम भी आ सकता है ना, कौन सा? जो स्पीड होता है सर, वो भी कंटिन्यूअसली हर वक्त चेक कर रहा होता है। स्पीड वाला कौन सा? सर वो स्पीड चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है कि कैमरा होता है? हाँ डेफिनेटली कैमरा भी हो तो उसके पीछे एप्लीकेशन कैमरा सॉफ्टवेयर। होता है, लेकिन सर वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा ट्रैफिक का सारा कैमरे का होता है सिस्टम ये जो जो कैमरेज लगे लगा हुए हैं हुआ आजकल, है सर, पूरे नहीं वो ट्रैफिक कैमरा नहीं वो कैमराज आपकी स्पीड नहीं करते, वो सिर्फ अगर आप कोई वायलेशन करते हो तो वो करते हैं। स्पीड चेकिंग का तो अलग होता है। जैसे मोटरवेज वगैरह पे कैमरा होते हैं। जी सर। मोटरवे लेकिन वो मेरे ख्याल देखे हैं कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा कि लगा हुआ मुसलसल लगे हुए हैं। सर वो लिखा होता है कि जी हाँ लिखा होगा, और पूरा सर कैमरा होता है। बोर्ड तो मैंने भी कई दफा देखा, कैमरा देखा उसके साथ कभी। सर किसके ये साथ सर?
वो जो बोर्ड लगा होता कि वो स्पीड के हवाले से और वो उन्होंने, डिटेक्टर होता है, सर डिटेक्टर होता है। लेकिन मैंने मैंने तो जब भी देखा ना तो वो फिजिकली खड़े जो होते हैं कैमरा लेके। मोटरवे पुलिस वाले हैं ना वो लेके बैठे होते हैं कैमरा। जी सर। सर वो डिटेक्टर होता है ना, उसके थ्रू वो हम्म। जैसे अच्छा ये मेरा मशीन जो है ये कंटिन्यूसली काम नहीं कर रही होती 24 घंटे। मेरा ख्याल है कि सर इसीलिए इसको हाथ में पकड़ना पड़ता है। ये हाथ में जैसे प्रेस करते हैं ना, वो उस टाइम उसके वो फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, कि जैसे कि गाड़ी हाँ सामने से सर। गुजरेगी तो उसकी जो स्पीड है उसको मॉनिटर करेंगे और फौरन वो तो सर कराची में लगे डिवाइस हुए को हैं आपको सर, बता जो देगी कि 24 ओवर आवर स्पीड है कि काम नहीं है। करते हैं। इस सर तरीके से कराची में लगे हुए हैं जो 24 आवर एम्बेडेड काम करते सिस्टम हैं। है। एम्बेडेड सिस्टम किसी को आइडिया है क्या होता है? सर वो सिस्टम जो हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है, वो यस सर। हार्डवेयर के अंदर और सिस्टम इसमें नहीं सर जा हम सकता। कहते हैं कि जी सर बना एटीएम, हुआ है सिस्टम सर होता है, एटीएम अच्छा हमारा। अच्छा। वो कौन सिस्टम वो चीज होती है। एटीएम का सिस्टम जैसे सर जी, तो एटीएम काशान कौन के सा यस सर, सिस्टम एटीएम का होता है? सिस्टम है। सर एटीएम का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉरी ठीक सिस्टम। है। आप लोगों ने यस क्या सर। ऐसे सिस्टम जो कि हार्डवेयर के साथ एम्बेड होता है, तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बगैर चलता है? सर उसके साथ एम्बेड का मतलब ये है कि उसके अंदर फिर आप दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ना करना इतना इजी नहीं होता। यस सर, यस सर, उसके साथ आप एक के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर आप नहीं अटैच कर सकते। जैसे अब सर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें हम एक वक्त में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, और वर्चुअल मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन सर उसमें ऐसा काशान, मतलब ये तो डेफिनेशन कुछ अर्सा पहले तक, फिर इसका मतलब ये हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर भी एम्बेडेड सिस्टम ही था जब तक वो तो वर्चुअल सर मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक और बात सर, सर उसके लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया होता है ना उस हार्डवेयर के लिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम्म। मतलब उसकी फंक्शनैलिटी उस हार्डवेयर से ही मतलब रिलेटेड होती है। जैसे अब वो जो है एटीएम का सिस्टम उसके हार्डवेयर से ही रिलेटेड है, उसमें एक्स्ट्रा कोई मतलब वो सिस्टम हम कहीं और भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, कर सकते हैं लेकिन होता यह है कि आमतौर पे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि किसी डिवाइस के अंदर, जैसे आपने कहा, एम्बेड होते हैं। ठीक है जी, एम्बेड होते हैं। लेकिन आम सॉफ्टवेयर में और एम्बेडेड सिस्टम में ये फ़र्क है कि आमतौर पे ये जो एम्बेडेड सिस्टम है इनका नॉर्मली इंटरफेस नहीं होता। कोई ऐसा इंटरफेस जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ओवन है आपका, माइक्रोवेव ओवन या घर में जो ओवन इस्तेमाल होता है, उसके अंदर छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके उस डिवाइस के टेम्परेचर और जो टाइम है उसको मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है। अब आपका जो भी सिस्टम उसके अंदर एम्बेड है, आप उसके साथ कुछ छेड़खानी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये सॉफ्टवेयर जो है लिमिटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, एक या दो। अच्छा जी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आमतौर पे 3 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्विकली ज़रा ओवरव्यू उसका दोबारा दे दूं ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। आमतौर पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, मैनुअल रिक्वायरमेंट्स और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में आ सकती हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकली जो आपका सॉफ्ट पार्ट है जो उस डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद देगा और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैनुअल इंटरेक्शन में, मैनुअल रिक्वायरमेंट्स में मैनुअल इंटरेक्शन जो कि ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। और हार्डवेयर अगर कोई इन्वॉल्व है, हार्डवेयर ने किसी और डिवाइस के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो कैसे काम करेगा। जैसे अटेंडेंस सिस्टम में भी होता है कि जो आपका फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है आपका किसी भी डिवाइस का, वो आमतौर पे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है या सिस्टम के साथ या किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वहां पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो बायोमेट्रिक डिवाइस आपकी जो अटेंडेंस वाली है, जैसे एलजीयू में भी एम्प्लॉयज़ के लिए लगी हुई है, तो वो बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि हमारे थंब इंप्रेशन को स्कैन करने के बाद जो भी पीछे सर्वर या रिकॉर्डिंग मशीन पड़ी है, जो भी डेटाबेस है, वहां तक उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और मंथ के एंड पे फिर आपको पता है कि उस प्रोसेसिंग के नतीजे में ये देखा जाता है कि कौन एम्प्लॉई जो है वो कितनी दफ़ा लेट आया, उसने कितनी छुट्टियां की, क्या उसकी कोई डिडक्शन होनी चाहिए। तो वह तमाम चीज़ें जो हैं वो उस बायोमेट्रिक डिवाइस की वर्किंग की बेस पे होती हैं। अब अगर वो हार्ड जो मिसाल के तौर पर जो डिवाइस है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही और उसका कोई ना कोई इशू है, तो फिर जो मिसाल के तौर पे एंड पे जो आउटपुट है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी बिना पे अगर सैलरी की कैलकुलेशन होनी है, तो फिर वो नहीं होगी या वो गलत होगी।
तो ऐसा अगर कोई इशू है तो फिर जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको बहुत ही क्रिटिकली देखना पड़ता है, या बहुत क्रिटिकली उसको एनालाइज करना पड़ता है। डायग्राम्स टू मॉडल रियल टाइम सिस्टम। अब रियल टाइम सिस्टम को पोर्ट्रे किया जाता है ग्राफिकल फॉर्मेट में। सबसे पहले जैसे आमतौर पे हम रिक्वायरमेंट्स के बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो डेफिनेटली एम्बेडेड सिस्टम का भी यही प्रोसेस है कि इसमें आप चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं कि कोई भी जो चीज़ है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लिया जाए कि ये आगे कैसे वर्कआउट करेगी, क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं वो यूज़ होती हैं, जिनका जिक्र यहाँ पे है। क्या आप लोगों ने SDA पढ़ लिया हुआ है? नो सर, अगले आगे पढ़ेंगे। यानी कि आपने ये डायग्राम्स नहीं पढ़ी अभी तक? नो सर। अच्छा, चलो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा। मैं इस वक्त SDA पढ़ा रहा हूँ एक बैच को, आपके एक बैच को, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर। उसमें ये जो फॉर एग्जांपल उसकी थ्योरेटिकल कोर्स भी मेरे पास है और लैब भी मेरे पास है। गालबन वो है स्प्रिंग का जो आपका बैच है, स्प्रिंग 19, वो एक ही सेक्शन है मेरे ख्याल, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उनकी लैब भी मेरे पास है। तो हम क्या करते हैं, थ्योरी के सेक्शन में कोई एक डायग्राम डिस्कस करते हैं और फिर लैब के फॉर्मेट में मैं कोई एक चूज करता हूँ और बच्चों से कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से डेली लाइफ का कुछ सिस्टम चूज करें। मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या इस तरह का कोई भी सिस्टम, और हम उसकी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। फिर मैं उसको लाइव बच्चों के साथ इनपुट लेकर उसको डिज़ाइन करता हूँ, ताकि बच्चों की हमारा जो नॉलेज है, ना सिर्फ डायग्राम बनानी आ जाती है हमें, बल्कि वो डायग्राम जिस डोमेन नॉलेज पे बेस कर रही होती है, जिस बिजनेस पे, वो बिजनेस की भी समझ आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई है हॉस्पिटल का, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है या इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल की, उसको हमने डिपेक्ट करने की कोशिश की कि किसी भी हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमने स्टेट चार्ट डायग्राम जो है वो डेवलप करने की कोशिश की। तो ये उसकी वीडियोस जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। अगर आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो अगर आप फिजिबल समझें तो उसमें उन वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। ये वो डायग्राम्स हैं जिनकी मदद से जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको डिफाइन किया जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है कि कैसे वो वर्किंग उसकी होगी। स्टेट चार्ट मशीन, जिसमें दिखाया जाता है कि ये जो मशीन है या ये सॉफ्टवेयर किन स्टेट से गुजरेगा, किन किन स्टेट से गुजर के अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा। मिसाल के तौर पे स्टार्ट कहाँ से होगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, और करते करते कहाँ तक जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी काम करते हुए डिफरेंट स्टेप से गुजरते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल घर से सुबह निकल के क्लास अटेंड करनी है, तो आप डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के क्लास तक पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पे उठने के बाद आप तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, फिर न्यूज़ पकड़ेंगे, और मिसाल के तौर पे फिर क्लास के अंदर एंटर होंगे। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स हैं जिन स्टेट से आप गुजरते हैं, और अल्टीमेटली अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है क्लास अटेंड करना, उससे आप उस तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ATM यूज़ करते हैं कि कार्ड इंसर्ट करना, पिन कोड देना, अपनी चॉइस सेलेक्ट करना, उसके बाद अगर कैश लेना है आपने तो कैश रिसीव करना, कार्ड का इजेक्ट होना, ये तमाम स्टेट्स हैं जिनसे उसका जो ATM का सॉफ्टवेयर है वो गुजरता है या उनसे गुजर के अपना काम मुकम्मल करता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं। हमने डायग्राम्स तो नहीं पढ़नी यहाँ पे क्योंकि वो आपका कोर्स नहीं है, लेकिन आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कि एम्बेडेड सिस्टम को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी समझ में आ जाए। क्योंकि अगर 2000 रिक्वायरमेंट्स है ना, तो 2000 रिक्वायरमेंट्स को एक एक पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना कदरे मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप वही चीज़ जो है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें किसी ग्राफ के फॉर्मेट में या ऐसे किसी पिक्चर के फॉर्मेट में, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जो SDLC का प्रोसेस है पूरा, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस तक बहुत सारे लोग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल होंगे। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अगर तो वो कोई फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल लैंग्वेज है तो फिर हर बंदे को समझ नहीं आएगी, लेकिन पिक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको ब्रीफ करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स जब खास तौर पर इस पर फोकस किया जाता है कि चीज़ों को पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लिया जाए कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। और इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोटोटाइपिंग या सिमुलेशन।
जब रिक्वायरमेंट्स आप ले लें, रिक्वायरमेंट को आप प्रोटोटाइप उसकी बना के देख लें कि जनाब ये सिस्टम इनिशियली पहली स्टेप पे आप ये देख लेते हैं कि ये सिस्टम बनने के बाद कैसा होगा, क्योंकि प्रोटोटाइप आपको पता है कि जस्ट एक मॉडल, एक टेम्पलेट होता है, वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसमें जस्ट आपकी स्क्रीन हो सकती हैं या आपका जो GUI इंटरफेस है वो हो सकता है, ताकि आपको, आपकी टीम को और क्लाइंट को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है जी। सिमुलेशन में भी जो उसका डमी उसकी जो वर्किंग है वो आमतौर पे शो की जाती है कि ये सिस्टम कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, जैसे सिमुलेटर्स होते हैं, सिमुलेटर्स में आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिचुएशन है उसको ट्रायल के तौर पे आप ज़रा चेक कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट गेम्स हैं, आपको पता है कि वो जो वीडियो गेम्स या इस तरह की होती हैं जहाँ जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी होती हैं, जहाँ पे आप वो उसके ऊपर बैठ के, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं इस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आप उसको मोड़ते हैं, गाड़ी आपकी दौड़ रही होती है, और जैसे जैसे आप करते हैं आपकी जो बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली सिमुलेट हो रहा होता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल रियल तो नहीं होता, लेकिन रियल सिचुएशन को वो सिमुलेट करके, पोर्ट्रे करके आपको दिखा रहा होता है कि जनाब आप इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, अब अगर वो बिल्कुल जैसे जो फ्लाइंग ऑफिसर्स बनते हैं, पायलट बनते हैं, तो उनके लिए भी पहले सिमुलेशंस के, सिमुलेटर के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, पहले उनको उस पर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद फिर एक्चुअल जो रियल प्लेन है उस पर उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग कोई एग्जांपल देगा प्रोटोटाइप की रियल सिस्टम में, कोई एग्जांपल आपने किसी चीज की प्रोटोटाइप देखी हो? सर प्रोटोटाइप एक तो वो भी होता है, डिकॉय भी होता है सर। मसलन बताओ, ब्रीफ करो, होता सर क्या है ये? सर वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो होती है, प्रोटोटाइप एक बंदे का उसके जैसा ही होता है, वो अपना डिकॉय छोड़ देता है उस क्लोन? जगह। अब क्लोन की बात तो नहीं कर रहे? और क्लोनिंग तो वो होता है सर एक वो ही चीज गेम्स वगैरह में भी देखा था और मूवीज वगैरह में भी सर ये प्रोटोटाइप वो डिकॉय अपना छोड़ देते हैं, यानी कि उनके जैसे ही एक होता है, वो एक जगह तो स्टिल फिक्शनल खड़ा हो चीज जाता की बात। अच्छा, सर डेमो इसमें कह सकते हैं ना, गेम का डेमो जैसे हो गया, थोड़ा सा पार्ट होता है गेम का जो वो वर्क करके पहले से बना के तो और दे देते हैं, ताकि आप है। देख यस सकें सर, कि गेम एग्जैक्टली कैसी है। और फिर सारी सही है गेम सर, जब यही है। डेवलप हो जाती है तो आ जाती है, मतलब ना, तो थोड़ा सा डेमो पहले ही गेम की रिलीज से बहुत पहले आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है, जो डिफरेंट हार्डवेयर बन रहे हैं उनमें भी आता है। मिसाल के तौर पे कोई फाइटर जेट बनना है, तो जो कंपनी है फाइटर जेट एक्चुअल बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बना लेगी। ठीक है, सिंपल उसका मॉडल या इस तरह की चीज़ कि ये बाहर देखने में कितना किस तरह का होगा, इसके फॉर एग्जांपल इसकी जो लुक है वो कैसी होगी, या इसका वेट, इसका लेंथ, हाइट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर, वो उस उतना बड़ा जहाज़ तो नहीं बनाते, लेकिन छोटा सा खिलौना टाइप, ताकि जस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो किस तरह की होगी। तो शुरू में सर जस्ट जी जी लैपटॉप्स में क्या होता है सर, लैपटॉप्स में होता है कि डिफरेंट पार्ट्स जैसे चेंज करके ना वो एक लैपटॉप बनाते हैं, या फिर कोई नई चिप वगैरह हो तो उसके लिए एक लैपटॉप बनाते हैं, सिर्फ एक ही होता है वो प्रोटोटाइप के तौर पे कि वो उसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। फिर हम्म उसके साथ उसके जो होते हैं यूनिट्स, जो कि रिटेल यूनिट्स होते हैं, फिर वो बनना शुरू होते हैं, उसकी आगे जो रिजल्ट्स आते हैं उसके जी बिल्कुल डिसाइड होते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अपने को ऑनलाइन सिस्टम अगर डेवलप, जी, अगर आपने को ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करना है, मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट है या ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उसके जो सिंपल इंटरफेसेस हैं वेबसाइट्स के, उनको आप ज़रा पोर्ट्रे करके देख लेते हैं, उनको स्क्रीन्स को बना के देख लेते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई मेन्यूज़ होंगे, लिंक्स होंगे, बटन्स होंगे, फील्ड्स होंगी, कलर स्कीम होगी, ये सारा कुछ होगा, लेकिन पीछे कोड नहीं होगा एक्चुअली जो उसको ऑपरेट करेगा। तो ये शुरू में एक एफर्ट की जाती है ताकि ज़रा क्लैरिटी आ जाए चीज़ों में। ठीक है, इसीलिए आपका जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा वो स्पेसिफिकली इसके लिए है कि अगर रिक्वायरमेंट्स जो हैं सर वो जी जी सर एक एग्जांपल दूं इसकी। जी प्लीज। सर जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसमें हम मतलब अपने डिफेंस के लिए रॉकेट्स बनाते हैं, बड़े मिसाइल्स बनाते हैं। मिसाइल्स, हम असल में एक्चुअल रॉकेट तो नहीं ना आप किसी जगह पे लॉन्च कर सकते, तो हम उसका पूरा सिनेरियो एक जगह पे, खास स्पेसिफिक जगह पे वो बना देते हैं,
और उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप यूज करते हैं जिसकी कैपेबिलिटीज सेम टू सेम उसके असली लेवल की होती हैं, और उसकी डिस्ट्रक्शन को उस वास्ट डिस्ट्रक्शन के साथ उसको मैच किया जाता है, और इस तरह हम उस प्रोटोटाइप से एग्जैक्टली ये हमें पता चल जाता है कि हमारा जो असली मिसाइल है वो कितनी डिस्ट्रक्शन करेगा। हाँ, सर वो क्योंकि तो जो हमारी आपकी जो एक्चुअल आपका मिसाइल है वो तो वॉरहेड लेके जाएगा या वेपन्स को लेके जी सर। जाएगा। जो मिसाइल है वो बेसिकली वो तो कैरियर है, एक डिवाइस है या एक व्हीकल है बेसिकली। असल चीज वो नहीं है, असल चीज तो वो वेपन है जिसको उसने कैरी करके साथ लेके जाना है, जिससे डिस्ट्रक्शन करनी है। तो बेसिकली तो उन्होंने उस कैरियर को चेक करना होता है कि ये कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। और जो फॉर एग्जाम्पल वेपन का एक्सप्लोड करने का प्रोसेस है वो तो लैदा है, वो लैदा चीज है, उसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। लेकिन वो जो रॉकेट है जो उसको कैरी करके लेके जाएगा, मिसाल के तौर पे एक जगह से लॉन्च होगा, उसको कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जाम्पल जब वो फिजा में पहुंच जाएगा तो उसको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक अपने टारगेट को हिट करेगा। रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल को हर्डल आती है तो उससे कैसे बचेगा, या मिसाल के तौर पे उसने किसी फाइटर जेट का पीछा करना है तो हीट को कैसे सेंस करके उसके पीछे जाएगा, उसको सेंस करेगा। आपको पता है ना कि जो फॉर एग्जाम्पल है मिसाइल है, जो गाइडेड मिसाइल इस तरह के हैं, वो किसी हीट फाइटर सीकर। जेट को फॉर एग्जाम्पल जिधर जिधर फाइटर जेट जाएगा उसके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है, उसको हिट करने के लिए। तो इसका हल वो क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि वो मिसाल के तौर पे हीट को सेंस कर सकता है, आवाज को सेंस कर सकता है, उसके पीछे जा सकता है, क्योंकि फाइटर जेट की आवाज भी बहुत ज्यादा होती है। तो हवा में वो देख सकता है कि आवाज किधर से आ रही है, आवाज के पीछे जाए। या वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा होता है हवाई जहाज, तो हीट जनरेट होती है, तो वो देख सकता है कि हीट किधर से आ रही है, उसका सेंसर उधर जा सकता है। या मिसाल के तौर पे फिर वो क्या करते हैं, जो फाइटर जेट हैं अगर वो फील करें कि ये मिसाइल हमारी जान नहीं छोड़ रहा, तो उसको डिसीव करने के लिए मिसाल के तौर पर डिफरेंट फ्लेयर्स या गोले या आग की इस तरह चीजें फेंकते हैं ताकि मिसाइल जो उस तरफ चला जाए, ठीक है। वो फिर उससे बचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि सर जी वैसी तो हीट की पर ही होता है कि जो हीट जो होती है जो इंजन से गर्म होता है काफी, तो हीट सेंसर लगा होता है मिसाइल पे, तो वो उसको उसके पीछे जा रहा होता है। हाँ, इसी वजह से सर पे वो जो फेयर सी फेंकता है जो आग की तरह होती है, फिर उससे ना जो मिसाइल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इतने ज्यादा उसके टॉलरेट आ जाते हैं, समझ नहीं आता है इनमें से जेट कौन सा है, इसमें किसको हिट करूं। हाँ, क्योंकि उसको जेट की डेफिनेशन तो नहीं पता, उसको तो सेंस जो है वो हीट की है। अब हीट जिधर से भी आएगी वो उधर जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हमारा पर्पज ये था कि जो उसके अंदर जो सिस्टम है, हम प्रोटोटाइप से हमने स्टार्ट किया था कि बेसिकली जो सिमुलेटर्स हैं या प्रोटोटाइप्स हैं वो आपको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा आइडिया देने में या चीज को एंड प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं कि कल को जो चीज फाइनल हमने बनानी है वो दिखने में कैसी होगी। इंटरफेसेस फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। अब जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट तरह के इंटरफेसेस हैं, जो अभी हमने जिक्र किया था कि मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर का इंटरफेस उसका हो सकता है, हार्डवेयर इंटरफेस हो सकता है, या यूजर इंटरफेस हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर अगर उसमें एम्बेडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एटीएम है, तो एटीएम में आपको प्रॉपर इंटरफेस नजर आ रहा होता है जिसपे आपको इंटरेक्ट करते हैं। स्क्रीन होती है, उसमें पिन कोड दें, एंटर करें, चॉइस सेलेक्ट करें और इस तरह की तमाम चीजें, उसमें काफी बेहतर उसका इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर का डिफरेंट फॉर एग्जांपल ऑप्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे ओवन है, तो ओवन में आपको बाहर ग्राफिकली कुछ नजर नहीं आ रहा होता है इतना कुछ, आपके पास डिफरेंट बटन्स होते हैं, उन बटन्स के साथ हार्डवेयर जो है उनको आप ऑपरेट करते हैं। या यूजर इंटरफेस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है कि यूजर को प्रॉपर कोई चीज दिखाई जाए, ताकि यूजर जो है वो जैसे आमतौर पे आपको पता है कि जो एटीएम हैं उनमें कुछ एटीएम्स हैं जो कि सिर्फ बटन के साथ ऑपरेट हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल टच के साथ भी फिंगर टच के साथ भी चलती हैं, ठीक है। तो उनका इंटरेक्टिव होता है सेशन या उनका मोड जिसमें टच स्क्रीन अटैच होती है। तो ये डिफरेंट जो इंटरफेसेस हैं उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो डिवाइस है जिसपे सॉफ्टवेयर एम्बेड है वो क्या फैसिलिटेट कर रहा है, वो फैसिलिटीज क्या क्या देता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम जो है वो गाड़ियों के अंदर भी इंस्टॉल हैं, आपको पता है, तो आप उनके साथ लिमिटेड तरीके से बटन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि मिसाल के तौर पे सेल फोन्स पे मोबाइल ऐप्स की सूरत में डिवाइसेस जो हैं आ गई हैं कि आप अपनी डिवाइसेस को अपने मोबाइल फोन से ही आप हैंडल करते हैं। Timing requirements lies at the heart of real-time control system.
अब ये जो रियल टाइम सिस्टम है, जो एम्बेडेड सिस्टम जो रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं, इनमें टाइम या प्रिसीजन जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल देखी थी, तो उसमें जो टाइम है वो बहुत अहम फैक्टर है कि वहाँ पे चंद सेकंड का फर्क भी जो है वो मिसाल के तौर पे जो प्लेन्स हैं हवा में उड़ रहे हैं और लैंडिंग करने के लिए अपने टाइम का मुंतज़र है कोई भी जहाज, अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क आ जाए तो फिर वो किसी बड़े क्रैश या हादसे का बायस बन सकता है। ठीक है, या सॉफ्टवेयर ऐसा अवेलेबल है कि एक जहाज आया मिसाल के तौर पे 5 बजे पूरे, ठीक है, और उसको अभी वेट में आपको पता है कि जो बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो हवाई जहाज हैं वो हवा में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही उनको टाइम गो हेड मिले कंट्रोल रूम से तो वो अपना जो है वो लैंड कर सकें। लेकिन जो कंट्रोल रूम है वो तमाम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर रहा होता है और टाइम की जो है वो एलोकेशन हो रही होती है वहाँ पे। तो वहाँ ऐसे सिस्टम के अंदर अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई फ्लॉ हो ऐसे सिस्टम के अंदर या कोई डेफिशिएंसी हो तो ये जो चीज़ है बहुत बड़ा लॉस का बायस बन सकती है। या जैसे स्पेस शटल जाते हैं तो स्पेस शटल जो है वो एक भेजने पे आपको पता है कि मिलियंस या बिलियंस डॉलर्स जो हैं वो उस पर इन्वेस्ट होते हैं, सालों की मेहनत होती है उस पर और बड़े सोर्सेज लगते हैं, बड़ी रिसर्च लगती है। तो अगर वो ऐसे सॉफ्टवेयर आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्पेस शटल है वो जैसे ही लॉन्च होता है किसी भी अपने सेंटर से तो जस्ट चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद ही वो जनाब फट के सारा ज़मीन पे आ गिरता है। तो इसका मतलब है कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो कि स्पेस शटल्स हैं वो जाते हैं खला में और सक्सेसफुली वापस भी लैंड करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे होता है, बल्कि ज़्यादातर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो उसके अंदर आपकी जो मिसाल के तौर पे आपने रिक्वायरमेंट्स को आपने इम्प्लीमेंट किया है वो कितना क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद किया है। जो क्रिटिकली देखने वाली चीज़ें हैं उनमें चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन टाइम, किसी भी जो डिवाइस है वो एग्जीक्यूट कितने टाइम में करती है अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोसेस को या अपने टारगेट को। लेटेंसी कितनी है उसमें, लेटेंसी का आइडिया है आपको किसी को? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लेटेंसी का जो है टर्म आपके लिए आएगी कि होता ही है कि जैसे हमें पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पैरेलल एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को चला रहा होता है, ऐसे ही है ना कि एट अ टाइम मिसाल के तौर पे यहाँ पे जूम भी चल रहा है, उसके बैक एंड पे मिसाल के तौर पे मैंने कोई एंटीवायरस लाया हो जो स्कैन कर रहा हो सिस्टम को, वो भी चल रहा होगा, कोई सॉन्ग साथ प्ले हो रहे हैं वो भी एप्लीकेशन चल रही है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस पैरेलल चल रही होती हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे है कि नहीं है? यस सर, ऐसे ही है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है, वो तो मल्टीटास्किंग होती है। जी कश्मीर लेटेंसी ये होती है सर, जितने लेटेंसी मैं बताता हूँ सर। अगर हमने जैसे माउस है उसमें जैसे हमने क्लिक किया है और एक्शन जो आया है स्क्रीन पे, जो एक्शन हुआ है उसके दरमियान, क्लिक करने और एक्शन होने के दरमियान का जो टाइम है वो उसकी लेटेंसी होगी कि जो है क्या मतलब कितना टाइम उसने लिया है। इस तरह कोई भी एक्शन करने और क्या कहते हैं हमारे उसको काम देने के बीच का टाइम। लेटेंसी बाहर जो उसका मतलब जैसे डिले के मानी में आता है कि डिले जो दरमियान में है कोई, जैसे नेटवर्क लेटेंसी होती है। वो क्या होती है सर? वही जो आप बता रहे हैं डिले के मायने में आती है, वही नेटवर्क लेटेंसी भी यही बताती है कि हाँ, जब कम्युनिकेशन हो रही होती है किसी नेटवर्क पे तो उसके अंदर जो डिलेशन अक्कर होती है वो नेटवर्क लेटेंसी होती है। जैसे कि कोई हमारा, जैसे कि जो मर्जी। तो तुम साथ बर्तन धो रही हो? नहीं, वो मैं रोटी बना रही थी। अच्छा जी, होता ही है कि जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस को चला रहा है तो वो पैरेलल नहीं चला रहा होता है बल्कि बारी बारी चला रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेसर है हमारा वो तमाम एप्लीकेशन को इतना क्विकली बारी बारी चलाता है, ये टाइम देता है, प्रोसेसिंग करता है, हमें लगता है कि सारा एक ही वक्त में हो रहा, सारा कुछ सब कुछ चल रहा है,
तो वो एक एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे है एंटीवायरस चलाया हुआ, मैंने विंडो मीडिया प्लेयर चलाया हुआ, जूम चल रहा है, ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मिसाल के तौर पे एंटीवायरस को एग्जीक्यूट करेगा, फॉर एग्जांपल सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर टाइम देगा, उसको छोड़ेगा, मीडिया प्लेयर को पकड़ लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको छोड़ेगा, जूम को पकड़ लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और ये काम लूप में चलता रहेगा। और इतना क्विकली चलता है कि हमें लगता है कि तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं। तो जब वो एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके छोड़ता है और दूसरी को पकड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दरमियान में जो वक्फा है वो लेटेंसी है, ठीक है। तो वो लेटेंसी जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, तो लेटेंसी भी होगी फिर। तो आपने देखना है कि अगर आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई लेटेंसी है, अगर है तो डेफिनेटली वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि टाइम जो है वो बहुत कम ऑपरेट हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको पता है कि ओवन जो है, जब आपने 2 मिनट के लिए हीट को लगाया, ठीक है, और 2 मिनट के बाद आपको पता है कि वो बेल बजती है या कुछ सिग्नल आता है और उसकी हीटिंग प्रोसेस जो है रुक जाता है, टाइमर भी रुक जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बेल बजने के बाद 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद तक जनाब हीट चल रही है, आस्ता आस्ता कम हो रही है, और टाइमर भी जो है वो भी अपने आराम से ही काम कर रहा है, यानी कि बड़ा डिले है उन चीज़ों में, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे बेल बज गई और अभी हीटिंग प्रोसेस जो है वो आस्ता आस्ता स्लो हो रहा है, 3-4 सेकंड लेगा, और कोई बंदा फौरन खोल के उसको अपनी जो चीज़ है रखी उसको पकड़ने की कोशिश करे, तो वो डैमेज हो सकती है, कोई चीज़, हाथ डैमेज हो सकता है या कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की जो लेटेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए 2 डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में। कोई एक प्रोसेस हुआ, जब दूसरा होना तो उसके दरमियान में जो वक्फा है, टाइम वेस्ट है, वो कम से कम हो, ठीक है जी। डिफरेंट जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए जब आप कोई भी चीज़ जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये जो काम है एम्बेडेड सिस्टम को बनाना, उसके रिक्वायरमेंट्स लेना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इतनी आसान नहीं हैं। इसके लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट उसकी जो हर्डल्स हैं चैलेंजेस की सूरत में वो आपके सामने है कि चैलेंज क्या क्या आते हैं। सबसे पहले चीज़ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि एक चीज़ एक काम परफॉर्म कर रही है वो हमेशा उसी तरीके से ही करे, उसमें वेरिएशन ना आए। क्या ख्याल है, ओवन जो है वो 1 मिनट के लिए मिसाल के तौर पे मीडियम हीट पे आपने लगाया, तो आप 1000 मरतबा भी ये प्रोसेस दोहराएं तो हर दफ़ा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। और ये प्रोसेस जो है मिसाल के तौर पे इस पूरे प्रोसेस को सेफ बनाना बड़ा अहम काम है या एक चैलेंज है, कि क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम जो जिन डिवाइसेस पे एम्बेड होते हैं उनके साथ डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई फ़र्क है यहाँ पे? अभी सिक्योरिटी मैंने बताई नहीं, को बताइएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है? सर सेफ्टी में तो हम देखेंगे ना कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, एम्बेडेड सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो दोनों भी मतलब उन दोनों की सेफ्टी, उसका यूज़र जो है उसकी सेफ्टी को हम लोग चेक करेंगे कि इधर वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उसकी सेफ्टी के लिए काम करे, यानी यूज़र को कोई नुकसान ना पहुंचे उस सॉफ्टवेयर से। और और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी ये कि हम लोग डाटा हमने जितना यूज़ किया उसके अंदर किसी भी, फॉर एग्जांपल सर अगर हम लोग किसी एटीएम मशीन की बात करें तो सर उसने जो पिन कोड डाला वो सारा, वो उसका डाटा सिक्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कोई डाटा की लीकेज ना हो, उसका डाटा सिक्योर हो। और अगर कोई मतलब अगर हम सर स्टूडेंट का बनाते हैं तो अगर स्टूडेंट का कोई पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए तो वो उसकी पासवर्ड की सिक्योरिटी वगैरह, उसकी यूज़र नेम की सिक्योरिटी वेरी गुड वो भाई, चेक। बिल्कुल सही है। सेफ्टी में आमतौर पे एंड यूज़र या उसका यूज़र है उसकी सेफ्टी उस डिवाइस से, और सिक्योरिटी इटसेल्फ उस एप्लीकेशन की, उसके अंदर मौजूद डेटे की, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी सिक्योरिटी। ये जैसे एटीएम है तो एटीएम आपको पता है कि उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं अपने अकाउंट तक, यानी कि सिस्टम की जो डेटाबेस है वहाँ तक एक्सेस लेते हैं। तो अगर सिस्टम सिक्योर नहीं है, मैंने जनाब डेटाबेस तक एक्सेस ले ली, उसके बाद जनाब मैं कोई चक्कर चलाऊं और मैं किसी दूसरे बंदे के अकाउंट से पैसा उठा के अपने अकाउंट में डाल लूं, ठीक है, या ऐसी कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब वो सिस्टम सिक्योर नहीं है। उस सिस्टम को कोई भी इलीगल यूजर जो है
वो हैक कर सकता है या उसको मिस यूज कर सकता है। इसके अलावा लॉन्च फेज उसका, कि जब उसने प्रोसेस को स्टार्ट करना है, उस सिस्टम ने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, वो वर्किंग स्टार्ट डेफिनेटली किसी न किसी स्टेज से करेगा और डिफरेंट स्टेज